So hello everyone, this is Incredible Nursing Coaching Classes. Incredible Nursing Coaching Classes में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपन पढ़ रहे हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको याद हो अगर आप लोगों को, तो मैंने कुछ फ्लूइड जो थे जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, हाइपोटोनिक कौन कौन से हैं और हाइपरटोनिक कौन कौन से हैं के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगली जैसे ही क्लास होगी उसमें टाइप ऑफ अपन आईवी कैन्युलास पढ़ेंगे और कैसे फ्लूइड जो है ड्रिप चैम्बर में अपने को कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का फिर से स्वागत है इनक्रेडिबल नर्सिंग कोचिंग क्लासेस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो सीखिए कुछ चीज़ें। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला का एक स्टेटमेंट है। ये नेल्सन मंडेला ने एजुकेशन को एक ऐसा वेपन माना है जो आज तक कोई भी जगह यूज़ करने के बाद फेल नहीं गया है। अर्थात वो वेपन जिसकी कोई कहीं से कोई, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी प्लीज़ वीडियो देखें वो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका तहे दिल से स्वागत है, और साथ ही साथ तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमें भी जो है मोटिवेट मिले। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं तो हमें भी कोई मोटिवेशन वाला चाहिए, तो आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेगुलर क्लासेस जब चलती है, जब स्टूडेंट अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस आप लोग अपने यहाँ से अच्छी चल रही है, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से एंजॉय करें और पढ़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, टाइप ऑफ कैन्युलास। टाइप ऑफ कैन्युलाज अर्थात कितने प्रकार के कैन्युला हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। कितने प्रकार के कैन्युला हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, टाइप जो है, बहुत सारे टाइप के कैन्युलास आते हैं, उसको याद रखने का थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो मैंने हमेशा यूज़ करी है। तो याद रखिएगा, ओ गॉड वाई गर्ल्स। ठीक है, ओ गॉड वाई गर्ल्स याद रखेंगे। ओ गॉड वाई गर्ल्स आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। वाई प्लीज टेल मी। क्या बोलना है, भगवान से पूछना है कि भगवान, गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल और प्रिटी क्यों होती है, प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर अपने को याद रखना है कि ओ गॉड वाई गर्ल्स आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वाई प्लीज टेल अस। ओके, ओ गॉड वाई गर्ल्स आर, इसके बाद में आपको दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे गर्ल्स के बाद में। गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वाई प्लीज टेल अस ये। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, किस तरीके से याद रखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इसके कलर कोडिंग के हिसाब से इसका जो गोज है वो याद रखना है। तो 14 गोज का कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर का। कलर आप साथ में लिखते चलेंगे, कलर अपन लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी पहले अपन इनका जो है वो गोज देख लेते हैं। 16 गोज, ठीक है, 17 गोज ग्रीन कलर का, दैट इज 18 गोज। उसके बाद में आप याद रखिए पिंक कलर का 20 गोज, ब्लू कलर 22 गोज, और उसके बाद में आपका जो आता है येलो कलर का, दैट इज 24 गोज, और लास्ट में 26 गोज। ओके, तो ये सरल तरीका जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चल रहे हैं ओरिजिनली इसके कलर की तरफ।
कौन सा कलर है इसके पीछे। तो देखिए पहला वाला तो मैंने आपको बोल ही दिया, ऑरेंज। दूसरा वाला आपका है क्या, ग्रे। ये बात याद रखिएगा, ग्रे, ग्रीन नहीं। उसके बाद आता है वाइट, कौन सा, वाइट। उसके बाद में ग्रीन, कौन सा, ग्रीन। उसके बाद में आप देखिए पिंक, 20 कौन सा है, 20 जो है वो है पिंक, कौन सा, पिंक। और 22 जो है वो है ब्लू, कौन सा, ब्लू। और जो येलो कलर का है वो कौन से नंबर का है, येलो कलर का जो गोज होता है वो 24 होता है। और लास्ट में जो होता है वो पर्पल कलर का, कौन सा कलर का, पर्पल कलर। ठीक है, इसको एक नाम और दिया जाता है वॉयलेट कलर, कौन सा, वॉयलेट कलर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कितने टाइप के हो गए। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो कलर हैं वो कितने टाइप के हो चुके हैं। देखिए इसको थोड़ा सा आप रिवाइज अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कलर के होते हैं कैन्युला ओरिजिनली। परंतु आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ सर एक क्वेश्चंस हमेशा आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे गलत होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इनके कलर के साथ में कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगा तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी का मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूँ, आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है याद रखना आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, जो पहला है वो कौन सा कलर का, आप लोग बोलते जाएंगे ओ गॉड वाई गर्ल्स आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वाई प्लीज टेल अस। ठीक है, यही है ना, ओके। ये भी आपको याद हो गया। मैं आपको गोज पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं 14 16 17 18 20 22 24 और 26। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और आप लिखिए, इसको इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसको भूले, पूरी तरीके से अच्छे से याद रखेंगे। एक ये। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें ये रखिए याद कि कितना जो फ्लूइड है वो इन गोज के थ्रू जाता है, अर्थात फ्लो रेट देखिए इनकी जो है फ्लो रेट देखिए, क्या देखना है, फ्लो रेट, अर्थात एक 14 गोज का जो कैन्युला है उसके अंदर से कितना फ्लूइड जो है निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 गोज का जो है वो मिनिमम 300 ml फ्लूइड, कितना ml फ्लूइड, 300 ml फ्लूइड पर मिनट अपने में से पास करता है। अर्थात ये कि 300 ml उसमें 1 मिनट में दिया जा सकता है। अगर किसी को 1 मिनट में 300 ml फ्लूइड चढ़ाना हो तो आप 14 गोज का कैनुला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रे कलर का है वो है 200 ml पर मिनट। ये कौन सा होता है, ग्रे कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये बात याद रखिएगा आप, ये जो होता है ये वाला कैनुला ओरिजिनली इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला कैनुला जो आपका यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट। किस पेशेंट में यूज़ किया जाता है, बर्न पेशेंट। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको जो आगे चल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रे के बाद कौन सा आता है, वाइट कलर का। तो ये लगभग 140 से 150 ml पर मिनट जो है क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है फ्लूइड को। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब ये बात आप लोगों के स्पष्ट दिमाग में होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, बर्न इज ऑल्सो एन इमरजेंसी, बट बर्न में क्या होता है, फ्लूइड शिफ्टिंग होती है, इस वजह से उसमें फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में देना ज़रूरी है। परंतु मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, दैट इज आल्सो एन इमरजेंसी, उस समय आप कौन सा कलर का यूज़ करेंगे, ग्रे, कौन सा, वाइट कलर का।
अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए कौन सा आ रहा है, ग्रीन कलर। कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर। तो इसमें देखिए ये कितना फ्लूइड देता है, लगभग ये मान के चलिए ये देता है 90 ml। कितना देता है, 90 ml, अर्थात अगर इसको आप 100 के आसपास याद रखेंगे तो बेटर याद रहेगा आपको, ठीक है। इसको तरीका होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे याद नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा। इसको 100 याद रख लीजिए, ठीक है। इसको 100 के आसपास की जो रेंज मिल जाए वो ये वाली रेंज रहेगी। वाइट कलर का 150 मान लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। ग्रे कलर का 200 हो ही गया और ऑरेंज का 300 हो ही गया, तो ये अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद देखिए पिंक कलर आता है। ओरिजिनली जो ग्रीन कलर होता है, जितनी भी 90 ml पर मिनट जो है, ये वाला जो कैन्यूला है, ओरिजिनली ये यूज़ किया जाता है ओटी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पर, ठीक है। ओटी में कोई भी मेडिसिन चढ़ानी है तो ध्यान रखने के लिए। उसके बाद आता है पिंक कलर का, जो कि ओरिजिनली कितना चढ़ाता है, 60 ml के आसपास, 60 ml पर मिनट जो है ट्रांसफ्यूजन करता है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है अडल्ट में। किस में, अडल्ट में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, तो पिंक कलर का। और जो ब्लू कलर का होता है वो ब्लू कलर का 22 गोज का है ना, 22 गोज का है, और वो लगभग 35 ml पर मिनट के हिसाब से ट्रांसफ्यूजन करता है। और इन्फेंट्स में जो होता है, या फिर जो चिल्ड्रन ओल्ड होते हैं, ओरिजिनली जो चाइल्ड होते हैं या फिर ओल्ड चाइल्ड जो होते हैं, उनके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, 35 ml का। येलो कलर का 23 या 25 ml के आसपास पर मिनट ये ट्रांसफ्यूज़ करता है। और इसका जो है ये इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन है। किस में, इन्फेंट्स में। और जो ब्लू कलर का होता है वो लगभग 15 ml के आसपास, जो ब्लू कलर का होता है वो एवरेज 15 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड का ये करता है। कितना, जो ब्लू कलर का है लास्ट में वो 15 ml पर मिनट के हिसाब से यूज़ होता है, जो कि ओरिजिनली नियोनेट के लिए मोस्ट कॉमनली यूजेबल है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हर एक कैन्यूले का अलग अलग इमरजेंसी और बर्न और ओटी, अडल्ट में कौन सा कॉमन, चाइल्ड में कौन सा कॉमन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। क्या बोला जाता है, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, बोला जाता है ना, आप लोगों को पता है। और बच्चे कौन से वाले, मैंने आपको बोला है, ये देखिए यहाँ पर चाइल्ड, ओल्ड, है ना। तो जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन हैं वो, और बूढ़े यानी कि जो ओल्डर एज वाले हैं, उनमें कौन सा यूज़ किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ब्लू कलर का। सॉरी, ये वाला जो कलर है ये ब्लू नहीं है, ये वॉयलेट या पर्पल कलर है ना, पर्पल। और जो बच्चे और बूढ़ों में यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, ब्लू कलर। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑरेंज कलर 14 गोज 300 ml पर मिनट के लिए, और ये यूज़ किया जाता है ओरिजिनली जो प्लूरल होता है, जो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भर जाता है, और उसके बाद जो अपन प्लूरल टैपिंग करते हैं उसमें जो कैन्यूला यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। सेकेंड कलर का कौन सा ले रहे हैं अपन, ग्रीन कलर, है ना, सॉरी ग्रे कलर का 200 ml के आसपास 15 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड चढ़ाता है और बर्न वाले यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाइट कलर का 140 ml या फिर 150 ml को याद रखिए, अच्छे से याद रहेगा, इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ग्रीन कलर 90 ml पर मिनट के हिसाब से ओटी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पर। उसके बाद आता है पिंक कलर, पिंक मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, अडल्ट में। उसके बाद ब्लू कलर जो कि 35 ml पर मिनट के हिसाब से चाइल्ड और ओल्डर जो व्यक्ति होता है उसके लिए। येलो कलर 25 ml पर मिनट के हिसाब से इन्फेंट्स के लिए। और लास्ट होता है पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का 15 ml पर मिनट के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है नियोनेट में, जो भी आपको मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हर चीज़ आपके इम्पोर्टेंट की है और बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। बच्चे और बूढ़े याद करने के लिए ब्लू कलर याद रखना है आपको। क्या याद रखेंगे आप? ब्लू कलर याद रखेंगे बच्चे और बूढ़े के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से आपकी सामने क्लियर हो गया कि कैन्युलास के टाइप कौन कौन से हैं, उनका फ्लो रेट क्या है और यूजेस क्या है। आप इस स्लाइड का पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आप 100% मान के चलिए कि एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ओरिजिनली जो ड्रिप चैम्बर आते हैं, क्या ड्रिप चैम्बर, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। ड्रिप चैम्बर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो ड्रिप, एक होता है माइक्रो ड्रिप, ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो जो ड्रॉप फैक्टर होता है, मतलब एक ड्रॉप के बराबर कितना ml होता है, यानी कि अगर इसकी बात करें, यानी कि अगर अपन बात करें कि 1 ml बराबर यहाँ पर 15 ड्रॉप आता है ना। और अगर माइक्रो ड्रॉप की बात करेंगे तो 1 ml यहाँ पर भी होगा, परंतु यहाँ 60 ड्रॉप आएगी। इसे बोलते हैं ड्रॉप फैक्टर। क्या बोलते हैं? ड्रॉप फैक्टर। यानी कि 1 ml में कितनी ड्रॉप्स आती है वो डिपेंड करता है मैक्रो या माइक्रो, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से, ये जो यूज़ होता है मैक्रो, ये अडल्ट्स के लिए होता है, और पीडियाट्रिक के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? ये वाला माइक्रो। याद रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अभी कुछ छोटी छोटी बातें और आप याद रखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यूँ मान लीजिए कि नोट डाल दीजिए, एक एक लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। आप अपने नोट्स तैयार करिएगा, साथ साथ में नोट करके लिखिए। पहला नोट, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ? पहला, आरएल फ्लूइड जनरली नॉट गिवन टू द रीनल पेशेंट। अर्थात क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीनल, तो आप लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिए। रीनल पेशेंट में कभी भी आप आरएल को यूज़ नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने? आरएल फ्लूइड जनरली नॉट यूज्ड इन द रीनल पेशेंट। अब क्यों नहीं करते, इसके पीछे का कारण यह समझिए। मैंने आपको, याद होगा जब आरएल पढ़ाया था, आप याद करिए, मैंने जब आपको आरएल पढ़ाया था तो आरएल में मैंने आपको लिखवाया था कि इसमें क्या क्या होता है। तो याद करिए, मैंने आपको बोला था कि आरएल कंटेनिंग NaCl बताया था, आरएल कंटेनिंग KCl, हर चीज़ को बता रखा है मैंने, है ना। आप अगर याद नहीं रखेंगे तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। CaCl, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था सोडियम लैक्टेट, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है मैंने। सो क्या होता है कि रीनल पेशेंट, फेलियर वाले पेशेंट में या रीनल पेशेंट के कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें अगर पोटेशियम प्रेजेंट हैं तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट को ये नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि रीनल फेलियर पेशेंट वाले में क्या होता है कि पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। सोडियम जो है वो स्टार्टिंग फेज में निकल जाता है और उसके बाद में इसकी जो अधिकता होती जाती है। इस वजह से रीनल पेशेंट में आरएल फ्लूइड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हाइपरकैलेमिया कोज करता है। क्या कोज करता है? हाइपरकैलेमिया कोज करता है। याद रखिएगा, क्या कोज करता है? हाइपरकैलेमिया। इस वजह से रीनल वाले पेशेंट में आरएल फ्लूइड नहीं दिया जाता। पहला नोट। दूसरा नोट, ठीक है, NaS फ्लूइड जनरली नॉट गिवन इन कार्डियक पेशेंट। दूसरी बात क्या बात कर रहा हूँ? NaS शुड नॉट बी गिवन विथ कौन से पेशेंट? कार्डियक पेशेंट। याद रखिएगा, कार्डियक पेशेंट के साथ में आपको NaS नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें NaS में क्या होता है? सोडियम होता है और, ठीक है, क्लोराइड होता है। सोडियम यानी कि 150। अब देखिए, मान लीजिए सोडियम की एक खासियत होती है, पानी को अपने साथ में जोड़ कर रखता है। अर्थात ये पानी की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्योंकि NaS दे रहे हैं तो NaS में क्या है? सोडियम, तो ये सोडियम रहेगा ज़्यादा,
तो ये शरीर में जो पानी एक्स्ट्रा निकल रहा था उसे भी रोकने लग जाएगा और शरीर में पानी की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अर्थात ये करवाता है वाटर रिटेंशन। क्या करवाता है, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन करवाता है। तो उस वजह से जो है कार्डियक पेशेंट में हार्ट फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो है कार्डियक पेशेंट में कभी भी आपको जो है ये नहीं देना है। क्या नहीं देना है, कार्डियक पेशेंट में एनएस नहीं देना है। अच्छे से याद रखिएगा, मैं ये नोट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया है, डेक्स्ट्रोज शुगर जितने वाले हैं, डेक्स्ट्रोज है ना, D5W, D10W या फिर प्लस कर लीजिए DNS, जिसमें डेक्स्ट्रोज आ रहा है, वो सभी फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन। किस में नहीं देना है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक क्लाइंट है, उसमें नहीं देना है। अर्थात डेक्स्ट्रोज, D5W, D10W, DNS ये जो हैं इस वाले पेशेंट में आपको हरगिज़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ये देंगे तो पेशेंट में क्या होगा, शुगर की मात्रा बढ़ेगी और उसका जो है शुगर का लेवल इंक्रीज होगा। दैट्स कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब डायबिटिक पेशेंट जो है उसमें पहले ही हाइपरग्लाइसीमिया होता है और अगर आप उसको और डेक्स्ट्रोज देंगे तो और भी ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो डायबिटिक कोमा भी हो सकता है पेशेंट को, तो ये याद रखना है। अगला देखिए, चौथा नोट आप लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए जो है एक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है और आपको उसको जो है फ्लूइड चढ़ाना है, तो आप उस पेशेंट को कितना फ्लूइड चढ़ाएंगे, है ना। हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है तो उसको कितना फ्लूइड चढ़ाना है, तो आप ये जो जितने भी मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ, अगर इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में टोटल फ्लूइड जो है कितना देना है। तो 24 आवर में लेस देन 1 जो लीटर फ्लूइड है उतना ही उस पेशेंट को देना है। ये बात याद रखिएगा, ये सही लिख रहा हूँ, इसका मतलब इतना फ्लूइड आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लूइड देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट उसका सही नहीं हो पाएगा, वाटर रिटेंशन होना लग जाएगा और हार्ट पूरी तरीके से फेल होने की कगार पर आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इन किडनी जो CKD है ना, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है ना, CKD का मतलब जानते होंगे शायद आप लोग। CKD किडनी जो कि क्रोनिक तरीके से क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसमें टोटल फ्लूइड जो होता है वो कितना देना होता है। तो CKD वाले पेशेंट में फ्लूइड देने के लिए आपको क्या याद रखना है, जितना उसका आउटपुट हुआ है, आउटपुट इन द सेंस यूरिन के रूप में, प्लस उसमें 650 ml यानी कि 650 ml प्लस ऐड कर देना है। ये बात आपको याद रखनी है, ये पांचवा इंपॉर्टेंट है। अपन जब रीनल फेलियर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगा कितना फ्लूइड देना है, परंतु CKD वाला जो पेशेंट है यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज वाला जो पेशेंट है उसमें फ्लूइड कितना देना है, तो याद रखिएगा उसका जितना आउटपुट होता है उसके साथ में 650 ml आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट कब से कब गिना जाता है, 8 से 8 में गिना जाता है, जो है 8 से 8 गिना जाता है। 8 से 8 का मतलब सुबह की 8 से शाम तक 8 ऐसा नहीं है, रात की 8 से लेकर के वापस 8 बजे तक का टाइम पीरियड, यानी कि रात को स्टार्ट किया तो फिर रात को ही ख़त्म होगा, यानी कि 24 आवर का आपको फ्लूइड चेक करना होता है, कितना उसका आउटपुट रहा है ना। तो 24 आवर में मान लीजिए किसी का 17 ml रहा है, 1700 ml रहा है, तो 1700 प्लस 650 कर देते हैं तो लगभग आता है ये 2300 के आसपास, और 2300 ml फ्लूइड उस पेशेंट को दिया जाता है। यानी कि CKD वाले पेशेंट में आपको इस तरीके से फ्लूइड को ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखेंगे, इस तरीके से फ्लूइड को देना है। उसके बाद IV थेरेपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आप याद रख लीजिए साथ साथ में, क्योंकि मैंने जितने पॉइंट्स आपको लिखाए हैं वो तो सारे आपको याद रखने ही हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु जो
आप चीज़ें आईवी फ्लूइड से रिलेटेड देखेंगे, वो फ्लूइड से रिलेटेड हो गई। अब कुछ आईवी फ्लूइड जो अपन दे रहे हैं आईवी थेरेपी, उससे रिलेटेड लिखिए। तो पहला लिखिए, पहला क्या है, अपने जो पॉइंट चल रहे हैं उसी से लिखिए। छठा पॉइंट लिखिए। देखिए इसमें मैं आपसे पूछूं कि अगर आप आईवी लाइन कर रहे हैं तो आईवी लाइन के लिए मोस्ट सूटेबल जो जगह है, आप कहाँ पर उसकी जो है आईवी को प्लेस करेंगे, है ना, मोस्ट सूटेबल जगह। तो देखिए आपका जो हाथ है उस हाथ को आप सीधा करिए और उसके ऊपर फोर आर्म, यानी कि क्या होता है आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, हमेशा याद रखिएगा नॉन डोमिनेंट। अपन इसलिए बोलते हैं नॉन डोमिनेंट ताकि काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इस वजह से नॉन डोमिनेंट हेड को लिया जाता है। और साथ ही साथ कहाँ पर, तो फोर आर्म पर। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ पर, फोर आर्म पर। आईवी थेरेपी के लिए कैन्युलेशन जो अपन करते हैं, कैन्युलेशन एक अलग वर्ड है, लेकिन कैन्युला जो लगाते हैं अपन वो कहाँ पर लगाते हैं, मोस्ट कॉमन साइज जो साइट होती है या मोस्ट सूटेबल जो प्लेस होता है वो होता है उसका नॉन डोमिनेंट हैंड और फोर आर्म वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर जो होता है आईवी कैन्युलेशन जो अपन स्टार्ट करते हैं वो ओरिजिनली कहाँ, जैसे कि अपनों ने गांव की जो प्रैक्टिस में आपने देखा होगा डायरेक्टली वो आपके एल्बो जॉइंट जो होता है वहाँ पर कैन्युला लगा देते हैं, अधिकतर चांसेस ये होते हैं, परंतु ये गलत प्रैक्टिस है। हमेशा ध्यान रखिएगा अपने को, जैसे कि ये किसी पर्सन का, ये कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इसका हाथ इस तरीके से है, ये इस तरीके से हाथ है, तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करके इधर नहीं आना है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। हमेशा अपने को पहले हाथ यानी कि आपका जो रिस्ट जॉइंट है, आपका जो रिस्ट जॉइंट है उसके आसपास ढूंढना है। अगर आपको कोई आईवी लाइन मिल जाती है तो वहाँ पर आपको कैनुला लगाना है फोर आर्म पे। फिर उसके बाद आपको अगर नहीं मिलता है देन कोहनी की तरफ बढ़ना है, एल्बो। अर्थात ये बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा याद रखना है कि कहाँ से कहाँ की तरफ जाना है, तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल जाना है, डिस्टल टू प्रोक्सिमल जाना है, ये बात याद रखिएगा। डिस्टल टू प्रोक्सिमल जाना है, ना कि प्रोक्सिमल टू डिस्टल। ठीक है, ये याद रहेगा। अगला देखिए 8वां पॉइंट, जो आईवी कैन्युलेशन है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए आपको। कौन कौन से कंडीशन में, तो आईवी कैन्युला जो है आपको कहाँ कहाँ अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से है, तो देखिए पहला लिखिए, आप साथ साथ में लिखते चलिए, फ्रैक्चर, क्या कारण है फ्रैक्चर में नहीं लगाने का वो भी बताऊंगा। दूसरा पैरालिसिस, पैरालिसिस। तीसरा इडीमा। चौथा जो है वो किसी पेशेंट में बर्न, ठीक है, अगर एक्सेसिव बर्न हो गया है तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। उसके बाद में अगला याद रखिएगा दैट इज फिस्टूला, फिस्टूला। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में मेस्टेक्टोमी हुई है, मेस्टेक्टोमी हुई है, मेस्टेक्टोमी का मतलब समझते हैं ना। अगर एक और मैं आपसे पूछूं तो कभी कभी हो सकता है प्लास्टर, प्लास्टर को भी ऐड किया जाता है परंतु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ठीक है, प्लास्टर को आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहां पर आपको आईवी जो है वो लाइन का उपयोग नहीं करना है, अवॉइड करते हैं। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड 100% कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं मान सकते, इसको अवॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवॉइड। अवॉइड और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मतलब समझिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है, तो ये आपको याद रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का देखो मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से नहीं देना है, परंतु जो अवॉइड होता है अवॉइड को क्या बोलते हैं, जहां तक हो सके वहां तक टाला जा सके वहां तक इसको टालिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपको लगाना ही पड़ रहा है तो फिर लगाइए, वो मतलब होता है अवॉइड का। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद में अगर किसी को कैन्युला लगा रखा है, अगला पॉइंट लिखिएगा 10वां, तो उसमें क्या क्या नहीं करना है। ठीक है,
मान लीजिए अगर किसी को कैन्यूला लगा रहा है तो उसी हाथ से आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बात समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से उस पेशेंट को क्या हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इस वजह से आपको क्या होना चाहिए, उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। सेम हैंड से, आप दूसरे हैंड से ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु सेम हैंड से नहीं लेना है। अगला पॉइंट देखिए, जो आईवी कैनुला है ओरिजिनली, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। मैं नोट लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो आपको 100% याद रखने हैं। अगला देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप आईवी कैनुला है उसे चेंज कब करते हैं, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसका जो चेंजिंग पॉलिसी है वो होती है 72 आवर्स की। कितने आवर्स की, 72 आवर्स की होती है और 3 to 5 डेज की होती है। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप 72 आवर याद रखेंगे, ओरिजिनली 3 से 5 दिन याद नहीं रखेंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में दिन दे दिए जाते हैं, तो दिन को याद रखने के हिसाब से 3 से 5 दिन है, परंतु अगर टाइम अगर ये दे रखा हो और ये भी दे रखा हो तो हमेशा याद रखिएगा 72 आवर्स जो है वो राइट आंसर जाएगा आपका, न कि 3 to 5 डेज। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने मोस्ट कॉमन साइट बताई है, तो वैसे ही जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें भी मोस्ट कॉमन साइट होती है, उनमें भी मोस्ट कॉमन साइट होती है। तो जो उनमें मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ओरिजिनली कौन सी होती है ना। तो ये याद रखिएगा, उनकी जो अर्ली जो पीरियड होता है, अर्ली पीरियड उनका जो होता है, न्यूबॉर्न का अर्ली पीरियड क्या होता है, 24 आवर। तो उनमें कौन सा यह लिया जाता है, तो अम्बिलिकल वेसल्स, कौन दिया जाता है, अम्बिलिकल वेसल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो ये बीच में एक छोटा सा ऐड है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर बार नए वीडियो को आपको मिल पाए। ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको चेंजिंग आईवी कैनुला के लिए बताया कि आईवी कैनुला आपको कब कब चेंज करना है, तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा कि जैसे अपन आईवी फ्लूइड होता है, आईवी सॉल्यूशन जो होता है, आईवी जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि अपन जो बोतल में जो रखते हैं, अगर मान लीजिए किसी की बोतल में एक बार चढ़ा दिया, यानी कि आपने क्या किया, एडमिनिस्टर कर दिया, और एडमिनिस्टर करने के बाद में अगर उसको कोई एलर्जी हुई तो उस फ्लूइड को आप कितने हावर में चेंज करेंगे, तो याद रखिए 24 आवर्स में उसको हर बार आपको चेंज करना है। आईवी सॉल्यूशन शुड बी चेंज इन एवरी 24 आवर। ठीक है। तो एवरी 24 आवर में इसको आपको चेंज करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे अडल्ट बता दिया, न्यूबॉर्न बता दिया, अगर इन्फेंट्स की बात करें, ये वो पॉइंट्स है जो मेरे को याद जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। इन्फेंट्स की बात करेंगे तो इन्फेंट्स की जो होती है मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो होती है स्काल्प वेन। क्या होती है, स्काल्प वेन जो है इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, जैसे फ्लूइड को अपनों ने देख लिया, आईवी कैनुला को देख लिया, तो मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो आईवी सेट होता है, जो आईवी सेट होता है उसको कब कब चेंज करना है, तो उसको केवल सिंगल यूज़ है वो किसके लिए आता है, सिंगल यूजेबल है वो। ये इस बात को याद रखिएगा कि वो सिंगल यूजेबल आता है, मतलब हर बार आप दूसरा चेंज करेंगे, इसका कोई 24 आवर नहीं है, इसका कोई ये नहीं है। मान लीजिए एक दिन में 10 बोतल चढ़ रही है तो 10 आईवी सेट होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। याद रखें, हर बार चेंज करना है, उसी में नहीं उपयोग करना है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जनरली अवॉइड द लोअर एक्सट्रीमिटी बिकॉज रिस्क ऑफ डीवीटी। मान लीजिए अगर आप कैनुला इम्प्लांट कर रहे हैं या लगा रहे हैं कैनुला किसी को, अगर तो लगाने के बाद में ओरिजिनली जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है, अपर एक्सट्रीमिटी इन द सेंस आपके हाथों में ही लगाया जाता है ज़्यादातर, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी को क्या कर दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए जो हार्ट के पास है उसे ही ज़्यादा प्यार किया जाएगा, जनरली बात है ना, आपकी भी जो दिल के पास होता है उससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं, जो दिल से दूर होता है उससे थोड़ी करते हैं। वैसे ही अपनी टांगें जो हैं अपने हार्ट से दूर हैं, तो
हार्ट से दूर है, इसका मतलब वहाँ तक पहुँचने में उस फ्लूइड को टाइम लगेगा। तो मान लीजिए अपन नीचे से यानी कि पैरों से फ्लूइड दे रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपको इमरजेंसी फ्लूइड देना पड़ गया, मान लो 300 ml पर मिनट में देना पड़ गया, और 1 मिनट यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 300 यानी कि लगभग 180 ml फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऐसा होता नहीं है जनरली, परंतु अगर इतना फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ जाए तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा ना। अगर आपने यहाँ से दिया तो वो जल्दी जल्दी पंप कर देगा, परंतु अगर आपने एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटी से दिया तो आपके पैर हाथी की तरफ फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ उसको धकेलने में टाइम लगता है। और दूसरा हार्ट आपको पता होगा, अपनी जो काफ मसल होती है उसको बोला जाता है सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। कौन है? काफ मसल्स। कौन सी मसल? काफ मसल्स, जो कि आपकी जो ये घुटने के जस्ट नीचे की तरफ जो पीछे की तरफ पाई जाती है ना, जो दर्द में सबसे ज़्यादा दुखती है मसल्स काम करने के बाद, वो ओरिजिनली आपका सेकेंड हार्ट होते हैं। वो वहाँ से पंप करती है ब्लड को और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है ब्लड, है ना। तो उसी वजह से अगर आप लोअर एक्सट्रीमिटी में देंगे तो क्या हो जाएगा? इडीमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? इडीमा के। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इडीमा के चांसेस की वजह से आपको लोअर एक्सट्रीमिटी को हमेशा क्या करना, लोअर एक्सट्रीमिटी को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अगर आप आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हो तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अब देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ के हैं। आप किसी से मिलने जाते हैं तो भी कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सता रहे हैं। तो अपन एक एक को कॉम्प्लिकेशन को पढ़ लेते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन देखिए, पहला कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। आप अगर किसी को फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो चांसेस है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो है नगण्य हाथ उस चीज़ को छुएंगे, उस पेशेंट को छुएंगे, तो आपका इन्फेक्शन हो सकता है कि पेशेंट को चला जाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्वायरमेंट में कितने सारे बैक्टीरियास और वायरसेस हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जहाँ पर आपने सुई इंट्यूबेट करे, या फिर यूँ बोलें कि आपने जहाँ आईवी कैनुलेशन हुआ है वहीं से वो इंटर कर जाए, तो इन्फेक्शन के चांसेस तो हैं ही सी, पहला। दूसरा देखिए, सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या बोल रहा हूँ? सर्कुलेटरी ओवरलोड। ये क्या हो सकता है? कभी कभी किसी पेशेंट को अपनों ने जितना फ्लूइड चाह रहा था उससे अपनों ने ज़्यादा दे दिया, हो सकता है उसमें भी। ठीक है, तीसरा हो सकता है कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि अगर आप जो है एक ही साइड को बार बार रिपीटेड अगर यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्लास्टिक कैनुला अगर बार बार यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि चांसेस हैं कि उसमें बार बार एक ही प्लास्टिक कैनुला के बार बार यूज़ करने की वजह से एक ही साइड को। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। अगला देखिए, अगला क्या होगा? अगला जो हो सकता है उस पेशेंट में, चौथा जो हो सकता है, हीमेटोमा बन सकता है। हीमेटोमा बन सकता है एक पेशेंट में। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर आप कैनुला लगा रहे हैं किसी पेशेंट को, और अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि लगता नहीं है, तो उसके बाद आप उसको निकाल लेते हैं, तो वहाँ जो ब्लड इकट्ठा हुआ वो तो हो सकता है ना कि अंदर एक तरीके से ब्लड एम्बोलिज्म बन जाए, या फिर जो आपका बोलते हैं कि वहाँ से जो क्लोट बना है, क्लोट एम्बोलिज्म बन जाए। वो क्लोट जो है वहाँ से हटके पूरी आपकी नसों में फैलने लग जाए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तो एक ये हो सकता है। उसके बाद में एक आईवी इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। आईवी इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जो है कैनुलेशन कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन, जब आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कैनुला लगाते हैं अपन, और कैनुला लगाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर आपने कैनुला लगाया है वहाँ पर एक डंब बन जाता है। डंब यानी कि एक गति अवरोधक जैसी जगह ऐसे उभार आने लग जाता है उस स्किन में, अर्थात वो जो है वेन में नहीं लगा है और वो स्किन में लग चुका है। वो वेन में नहीं लगा है और कहाँ लग चुका है? स्किन में लग चुका है, और उसकी वजह से वो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। अर्थात इनफिल्ट्रेशन मतलब वेन में नहीं जाके स्किन में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है। मैं आपको हर एक पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा उसके हिसाब से आप देखिए कि चीज़ें जो हैं किस तरीके से परिवर्तित होती है, उसको देखिए। एक होता है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है वेन का आपकी। एक हो सकता है आपका जो चांसेस हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि थ्रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है?
थ्रोम्बस बन जाता है, और थ्रोम्बस की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये दोनों ही एक ही टाइप के हैं, परंतु इसको आपको समझना पड़ेगा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है और फ्लेबाइटिस क्या है। ठीक है, अब अपन एक एक को देखेंगे। ओरिजिनली हर चीज़ को अपन को पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ पेशेंट अगर क्या हो रहा है तो आपकी प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो हर चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ अपन पहली चीज़ लेते हैं। फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं सबसे पहले इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस आपको पता है कि कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे चांसेस हैं। तो हर एक चीज़ का आपने को याद रखना है। तो देखिए इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या होता है, आपको पता है फीवर आता है, ऑफकोर्स आता है, चिल्स होती है, चिल्स का मतलब ठंड लग के बुखार आना। उसके बाद जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का एरिया कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो रेडनेस होती है। उसके बाद मान लीजिए जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा ना, जहाँ कैनुला लगाया है वहाँ का एरिया आपको रेड दिखेगा, तो वो वार्मनेस को दिखाता है। क्या दिखाता है, वार्मनेस को। साथ ही साथ वहाँ पर आपको दिखेगा कि स्वेलिंग होगी, क्या होगी, सूजन आएगी। उसके बाद आप देखिएगा कि जिसको भी बुखार आता है उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उस पेशेंट को उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर आपको टेकिकार्डिया हुआ है तो उसको पेशेंट को जो होता है बुखार में कभी कभी सांस लेने की तकलीफ भी आती है, तो उसको बोलते हैं टेकिपनिया। टेकेपनिया होता है। ठीक है, तो पेशेंट को टेकेपनिया होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट विद द इन्फेक्शन, जो आप इन्फेक्शन हो जाता है उसमें देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपका इंटरवेंशन क्या रहेगा, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग होती तो आपको मैं हर चीज़ लिखवाता, अभी यहाँ लिखवाने इतना टाइम मेरे पास है नहीं। मैं आपको क्लास लेता हूँ, आप इससे अच्छे से पढ़िए, नोट सेल्फ बनाइए। ठीक है, तो पहली जो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगी, इसमें प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग है ना। ये प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी पेशेंट में अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है, और आपको क्या करना है, सीधे से डायरेक्ट इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, इन्फॉर्म टू दी डॉक्टर। आपको कुछ भी नहीं करना है, आईवी कैनुला को निकाल के इधर उधर भेजने की कहीं जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है इन्फॉर्म टू डॉक्टर। दूसरी प्रायोरिटी देखिए, यानी कि पहली तो वो हो गई, दूसरी बात अपने आप को स्वच्छ रखें। इसका मतलब है तो होता है कि मेंटेन स्टेराइल स्ट्रिक, ये इसे बोल दीजिए स्ट्रिक स्टेराइल टेक्निक। स्ट्रिक का मतलब हमेशा आपको यूज़ करनी है, स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। और उसके बाद तीसरी आपकी प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, बुखार आ रहा है तो क्या करना है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट, यानी कि टेम्परेचर लेना है आपको, मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग मैनेज तो आप क्या ही करेंगे, मॉनिटर कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर इन्फेक्शन होता है तो आपकी प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा टॉपिक देखिए, मैंने आपको बोला था सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या बोला था, सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को अचानक एकदम सर्कुलेटरी ओवरलोड के साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग जाए, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, क्या ऐसा नहीं है। सर्कुलेटरी ओवरलोड में क्या होता है, पेशेंट के इडीमा दिखने लग जाता है, चेहरे पर सूजन दिखने लग जाती है, पेशेंट घबराहट महसूस करने लग जाता है। हार्ट फेलियर वाले जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो यहाँ दिखने लग जाते हैं, जैसे बोलते हैं अपन हाइपरवोलेमिया पेशेंट में होने लग जाता है, हाइपरवोलेमिया। और उसमें टेकिकार्डिया भी होता है, टेकेपनिया भी होता है, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसमें आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी जो होती है वो करना होता है स्लो द रेट। जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन आपने कैनुला में चालू कर रखी है वो आपको क्या करना है, स्लो करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि स्लो कर देंगे तो वो हाइपरवोलेमिया जो है वो प्रिवेंट तो नहीं होगा, परंतु क्या हो जाएगा, एक टाइम के लिए उसको थोड़ी सी रिक्वेस्ट और साथ साथ में उसको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रेस्ट प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप उसको कम करेंगे तो। ठीक है,
उसके बाद में आपको एक देनी है पोजीशन। क्या देनी है? पोजीशन। पेशेंट को पोजीशन देना इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग का मतलब ही पोजीशनिंग होता है और इस पेशेंट को देना है हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी देना है? हाई, उस पेशेंट को देना है हाई फाउलर पोजीशन। अब हाई फाउलर पोजीशन देने के पीछे कारण क्या है? मैंने आपको बोला कि हाइपरवोलेमिया हुआ है तो हो सकता है कि उसको क्या हो जाए? पल्मोनरी क्या हो जाए? पल्मोनरी में जो है फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और पल्मोनरी में फ्लूइड इकट्ठा होना लग जाएगा, अर्थात आपके फेफड़ों में धीरे धीरे क्या पानी की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, तो क्या होगा? आपको सांस लेने में तकलीफ आएगी, यानी कि टेकेपनिया भी रहेगा साथ साथ में। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? पोजीशन को सांस लेने में अच्छे से हेल्प हो वो चीज़ करनी है, तो आपको क्या दे देना है? हाई फाउलर पोजीशन देनी है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो कैथेटर एम्बोलिज्म का आता है। कैथेटर एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक कैथेटर को अगर आप बार बार यूज़ करते हैं, कौन से कैथेटर को? ये याद रखिएगा, प्लास्टिक कैथेटर का अगर बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वो भी कौन सा? सेम कैन्यूला। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम कैन्यूला को अगर आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो एम्बोलिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अर्थात आपने एक कैन्यूला एक बार इंसर्ट किया, मान लीजिए ये किसी का हैंड है और इस हैंड में आपने कैन्यूला इंसर्ट किया और यही कैन्यूला वापस इस साइड भी लगा रहे हैं, उस साइड भी लगा रहे हैं, तो यहाँ जो ब्लड आया था वो हो सकता है कि यहाँ से एक एम्बोलिज्म के रूप में उसके शरीर में चला जाए। तो ये क्या हो सकता है? होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप एक ही कैन्यूला को बार बार यूज़ न करें। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि इस चीज़ का अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो जहाँ पर आपने कैन्यूला लगाया है वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? पेन होगा। पहली बात पेन होगा। दूसरी बात वहाँ पर टेंडरनेस दिखेगी। टेंडरनेस का मतलब होता है कि सूजन के साथ में दर्द, है ना। तीसरी चीज़ देखिए, उस पेशेंट को टेकीकार्डिया हो जाएगा, घबराहट सी महसूस होगी उसको, क्या होगा? टेकीकार्डिया हो जाएगा। चौथी बात देखिए, उस पेशेंट को क्या होगा कि आपको ऐसा उसको महसूस होगा कि जैसे कि उस पेशेंट में एक तरीके से हाइपोवोलेमिया, क्या? हाइपोवोलेमिया की कंडीशन उस पेशेंट में होने की चांसेस रहते हैं। अब इसके पीछे कारण समझिए। अगर एम्बोलिज्म हो गया तो वो वहीं अटक जाएगा, फ्लूइड प्रॉपर तरीके से मात्रा में नहीं जा पाएगा, तो हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक हो सकता है उस पेशेंट में साइनोसिस, क्योंकि मान लीजिए वो जो एम्बोलिज्म गया वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया, तो हो सकता है कि उसका जो ऑक्सीजन, मान लीजिए कोई भी एम्बोलिज्म गया, यानी कि वो अगर इस तरीके से जाने के बाद अगर वो लंग्स में, मान लीजिए ये लंग्स जो हैं उस लंग्स में चला गया, तो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से इस ब्लड वेसल्स में नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी। और अगर इस ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, क्योंकि यहाँ से निकल रही है ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, इनमें अगर यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो फिर कैसे जो है वो शरीर में पहुँचा पाएगी। उसकी वजह से हो सकता है कि उस पेशेंट में क्या देखने को मिले? साइनोसिस। ठीक है, तो आप इस पेशेंट में क्या करेंगे? तो देखिए, आपका जो इंटरवेंशन होना चाहिए वो ओरिजिनली इंटरवेंशन होना चाहिए कि आप जो है, पहला आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है? पहली देख लीजिए, स्टॉप द इन्फ्यूजन, स्टॉप द फ्लूइड या स्टॉप द इन्फ्यूजन। आपको ये बात याद रखनी है कि उसको फ्लूइड को आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है। दूसरी बात, आपको मान लीजिए कि एम्बोलिज्म हो गया, आपको पता पड़ गया कि यहाँ से जो है एम्बोलिज्म हुआ है, तो आपको क्या करना है? जहाँ पर आपने कैनुला लगाया है, मान लीजिए ये किसी का हाथ है, आपने यहाँ पर कैन्यूला इंसर्ट किया है यहाँ पर। अब मान लीजिए ये हाथ जो है आपको यहाँ से टर्निक्वेट कर देना है। ठीक है, अच्छे से टाइटली टर्निक्वेट करना है। क्यों करना है? ताकि ये जो एम्बोलिज्म जा रहा है ये जाते जाते इससे आगे ना जा पाए, ओनली ब्लड ही जाए, ये टर्निक्वेट के यहाँ पर आकर ये एम्बोलिज्म रुक जाए। ठीक है, बात समझ में आई? अर्थात यहाँ पर अगर कैन्यूला लगा है तो आपको इतना दूर जाके टर्निक्वेट से अच्छे से बांध लेना है। टर्निक्वेट जो आप बीपी लेते समय या फिर ब्लड को निकालते समय जिस
अपन जिस रबर का यूज़ करते हैं बांधने के लिए हाथ को, और फिर उसके बाद ब्लड निकालते हैं ना, तो उसी वजह से उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। तो उससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बीपी कप को आप इन्फ्लेट करके रखिए, ये भी उपयोग में लाया जा सकता है अगर आपके पास टर्निक्वेट अवेलेबल नहीं है तो, ताकि ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, केवल ब्लड निकल जाएगा। ब्लड पतला रहता है और ये तो थ्रोम्बस बना हुआ है, तो ये थ्रोम्बस तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, पहली बात। उसके बाद अगली बात याद रखिए कि जिस वजह से हो रहा है उसको हटा दो, यानी कि डोंट रिपीट द कैनुला। हर बार कैनुला आप जो है नया ले लीजिए, ये भी हो सकता है ना। चौथी बात है, आप जब कैनुला रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टिप को हमेशा चेक करते रहिए। अब मान लीजिए टिप चेक करने से क्या होगा, टिप चेक करेंगे तो उसके ऊपर आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन दिख जाएगा। मान लो ब्लड क्लॉट जो हुआ होगा वो आपको, जैसे ये कैनुला है तो इसकी जो टिप चेक करोगे यहाँ पर आपको थ्रोम्बस दिख जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ब्लड से बना हुआ थ्रोम्बस है, रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर का बनाते थे, ये इस तरीके का अगर थ्रोम्बस आपको उसकी टिप पे दिख रहा है तो आप उसको वापस रिपीट ही क्यों कर रहे हो, उसको हटा दो, दूसरा ले लो, ठीक है। अगर नहीं दिखता है, क्लीन दिखता है, देन यू शुड बी यूज, यू हैव टू बी यूज, ओके। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है, अवॉइड करना है आपको तो, ठीक है। अगला देखिए, चौथी चीज़ है वो है हीमेटोमा। हीमेटोमा का मतलब समझ रहे होंगे, हीमेटोमा का मतलब ब्लड की बात हो रही है ना, ब्लड की बात हो रही है। मतलब अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने जो कैनुला यूज़ किया है वो अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल रहा का मतलब क्या, आपने लगाया लेकिन लगा नहीं, और क्या हो गया, काउंटर वेन इन पंचर हो गई, मतलब आपने जिसमें लगाना चाहा उसमें नहीं लगा, दूसरी पंचर हो गई। और मान लीजिए उसको आप लगाना चाहते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाई प्रेशर वाली जो वेन होती है वो पंचर हो जाती है ना। तो उस समय क्या होता है कि ब्लड जो है आपने वहाँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका हैंड है, ठीक है, आप लगाना चाहते थे, इसमें कुछ वेन्स बनी हुई है, एक वेन ये जा रही, एक वेन ये जा रही, एक वेन ये जा रही, आप इसमें लगाना चाहते थे, किसमें, इसमें, परंतु इसके बीच में ये जो है, ये वाली, कौन सी वाली देखें आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाली वेन तो यहाँ पर आ ही नहीं रही थी, तो ये यहाँ से क्या हो गई, पंचर हो गई। अब ये यहाँ पर हीमेटोमा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये तो ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कभी कभी क्या होता है, इसको लगाना है और ये पंचर हो गई है, तो ये दोनों वेन क्या हो सकती है, हेमेटोमा के शिकार हो सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए, और क्लॉट होने के बाद पूरी तरीके से वो हीमेटोमा का फॉर्मेशन कर लें। तो इस तरीके से चांसेस जो हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगली बात आप देखिए कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स में देखिए, मान लीजिए अगर हीमेटोमा बना है तो एक अच्छा सा, जैसे ये वेन है तो इसमें हीमेटोमा बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से करेगा कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी वेन है, नॉर्मली इस तरीके से बम बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हीमेटोमा बन जाएगा अंदर की तरफ, ये इस तरीके से, ये, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। और ये वेन नॉर्मली ऐसी थी, परंतु ये हीमेटोमा बनने की वजह से कुछ इस तरीके से फैल गई है ना, फैली कि नहीं फैली, तो उसको बोलते हैं हार्ड लंप। क्या बोलते हैं, हार्ड जो है वो लंप दिखेगा आपको, हार्ड लंप दिखेगा। दूसरी बात, अगला जो देखिए वो होगा स्वेलिंग, सूजन दिखेगी, ऑफकोर्स दिखेगी, उसमें तो कोई दो राह वाली बात है ही नहीं। इक्कीमोसिस का मतलब होता है ब्लड जहाँ पर इकट्ठा होता है वहाँ पर रेड एरिया हो जाता है, या रेडनेस जो एरिया कहलाता है वो इक्कीमोसिस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद पेन होगा, बिल्कुल होगा, दर्द होगा ही सही। उसके बाद में टेंडरनेस, बिल्कुल आपको वहाँ पर सूजन के साथ में जो दर्द वाली सूजन जो है वो दिखेगी। तो आपको इंटरवेंशन क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्या करेंगे, समझ रहे ना, आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इक्कीमोसिस बना है, या
जहाँ पर हीमेटोमा बना है, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर हीमेटोमा बना हुआ है तो इसके ऊपर प्रेशर डालना है। क्या करना है, प्रेशर डालना है, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई करना है प्रेशर को। उससे क्या होगा कि जो ये हीमेटोमा बना हुआ है ये अंदर की तरफ कंप्रेस होगा, ठीक है। और दूसरी बात, पहला तो ये कर दिया, उसके बाद में आपको इससे ऊपर की तरफ टर्निक्वेट नहीं लगाना है, टर्निक्वेट नहीं लगाना है। अब टर्निक्वेट क्यों नहीं लगाना है, आप तो बोल रहे थे सर थ्रोम्बस बने तो टर्निक्वेट लगाना है, लेकिन थ्रोम्बस क्या होती है, थ्रोम्बस क्लोट होता है और हेमेटोमा क्लोट नहीं होता है। हेमेटोमा ब्लड का ही केवल कलेक्शन होता है जो कि एक जगह कलेक्ट हो जाता है, तो ये वापस से क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, परंतु थ्रोम्बस एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। थ्रोम्बस क्या करेगा, एम्बोलाई बनाएगा, और जो ये है एम्बोलाई नहीं बनाएगा, तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिए, आपको क्या यूज़ करना है, आइस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में एलिवेट कर सकते हैं एक्सट्रीमिटी को। उसके बाद में आप अनादर एक्सट्रीमिटी को यूज़ करेंगे फॉर कैन्युलेशन के लिए, अनादर एक्सट्रीमिटी को यूज़ करेंगे कैन्युलेशन के लिए। तो ये यहाँ पर जो है आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है ये वाला हेमेटोमा का, ठीक है। आपकी जो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी वो मैंने आपको बता दी। अब अगला देखिए, आईवी इन्फिल्ट्रेशन। क्या है आईवी इनफिल्ट्रेशन? मैंने क्या बोला था कि कैन्यूला लगाने के बाद अगर आउट हो जाए तो उसके बाद एक बम बन जाता है स्किन के नीचे, वो क्या कहलाता है, आईवी इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन आईवी इन्फिल्ट्रेशन में फ्लूइड इकट्ठा होता है, ब्लड नहीं, क्योंकि अगर ब्लड इकट्ठा होता तो हेमेटोमा हो जाता, और फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो आईवी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ये नहीं होगा ये होगा, है ना। तो स्वेलिंग आपको पता है, रेडनेस होगी, पेन होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑफकोर्स होगा, आप लोग भी साथ साथ में बोलते जाइए, टेंडरनेस होगी कि नहीं होगी, होगी। अब बताइए यहाँ पर जो है कूलनेस रहेगी। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बोला ब्लड वाले में जो हुआ है, ब्लड वाले में जो हुआ है इसमें वार्मनेस रहती है। क्या रहती है, वार्मनेस, क्योंकि गरम गरम रहता है वहाँ पर। और जो आईवी इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें कूलनेस रहेगी, क्योंकि ठंडा पानी रहता है आईवी फ्लूइड, आपको पता है, इसलिए वो ठंडा ठंडा लगेगा। तो ठीक है, इसका इंटरवेंशन क्या रहेगा, इंटरवेंशन देखिए, आईवी इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद में आपको स्टॉप करना है, सीधी बात है, स्टॉप द आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड को अब क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरी देखिए, रिमूव एंड अप्लाई कैथेटर ऑन एक्सट्रीमिटी, रिमूव करना है, और दूसरी रिमूव कर देना उस एक्सट्रीमिटी से जहाँ पर आईवी इन्फिल्ट्रेशन की समस्या आई है, तो उस एक्सट्रीमिटी से आपको अवॉइड करना है और फिर वापस से दूसरी पे लगा देना है। एंड यूज अदर एक्सट्रीमिटी, रिमूव एक्सट्रीमिटी स्केन्यूला, अर्थात जिस पे लगा है उससे रिमूव करना है और दूसरी अदर एक्सट्रीमिटी को यूज करना है कैन्युलेशन के लिए। साथ ही जिस एक्सट्रीमिटी में आईवी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और एलिवेट करना है। क्या करना है, एलिवेट करना है, ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके, अर्थात हट सके। उसके बाद में आपको क्या यूज़ करना है, टू चेक द ड्रॉप बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रेशर प्रॉक्सिमल टू साइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाना है और ड्रॉप को भी आपको उसी स्पीड से रखना है जिस हिसाब से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अगला देखिए, अगला जो है वो है फ्लेबाइटिस। इन्फेक्शन, एक तरीके से इन्फेक्शन अपन पढ़ चुके हैं। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है वेन का इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शंस ऑफ वेन। अब इसमें और उसमें सेम है, इसमें और उसमें सेम है। उसमें इन्फेक्शन में अपन क्या कर रहे थे, आपको चांसेस लग रहे थे कि इन्फेक्शन हो सकता है और वहाँ पर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगर फ्लेबाइटिस हो जाता है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है आईवी फ्लूइड को, आईवी फ्लूइड को आपको स्टॉप कर देना है। बाकी साइन एंड सिम्टम्स जो इन्फेक्शन के थे वो सही थे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव करना है कैन्यूला को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद रिमूव करते से ही अदर एक्सट्रीमिटी को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की जो प्रायोरिटी थी वो सारी अपनों ने देख ली, ठीक है।
अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ से आपके एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं, हर चीज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो कॉम्प्लिकेशन जितने भी बने हैं इनसे हर एक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप अच्छे से याद करिएगा और अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ में। धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। ठीक है, धन्यवाद।